मैं डॉक्टर देवेंद्र कुमार मिश्र, सहायक प्रोफेसर, जेएलएस कॉलेज, मझौलिया, वेस्ट चंपा, डिपार्टमेंट ऑफ हिस्ट्री। अब आप लोगों से उपशास्त्री द्वितीय खंड के बच्चों से भारतीय इतिहास के दक्षिण के राजा और सरदार के विषय पर आप लोगों से चर्चा करेंगे और बताएंगे कि उन लोगों का क्या अधिकार था और कौन सा क्षेत्र था और कहाँ किस तरह के बातें दक्षिण भारत में होती थी। उपमहाद्वीप के दक्कन और उसके दक्षिण के क्षेत्र में स्थित तमिलकम किसे कहते हैं? तमिलकम तमिलनाडु एवं आंध्र प्रदेश और केरल के कुछ हिस्से को तमिलकम कहते हैं। इसमें चोल, चेर और पांडे जैसे सरदारियों का उदय हुआ। ये राज्य बहुत ही समृद्ध और अस्थायी सिद्ध हुए। ये दक्षिण के जो राज्य थे काफ़ी समृद्धशाली थे और स्थिर अस्थायित्व इनकी स्थिति थी। इन 3-4 स्टेट जो आज है उसके कुछ कुछ भागों को लेकर तमिलकम की बात थी। हम इन राज्यों के बारे में विभिन्न प्रकार के प्रांतों से जानकारी मिलती है कि प्राचीन तमिल मंगम ग्रंथों में ऐसी कविताएं हैं जो सरदारों का विवरण देती है। एक ग्रंथ है, उसके द्वारा सरदारों के बारे में वो बताती है। उन्होंने अपने स्रोतों का संकलन और विवरण किस प्रकार से किया है इसका विचार हम आप लोगों के साथ कर रहे हैं। कई सरदार और राजा लंबी दूरी के व्यापार द्वारा राजस्व जुटाते थे। कैसे राजस्व का जुटाया होता था? जो व्यापार होता था उसमें जो दूरियां होती थी उस पर जो कर लगते थे उससे वो राजस्व की वसूली किया जाता था। इनमें मध्य और पश्चिम भारत के क्षेत्रों पर शासन करने वाले सातवाहन लगभग द्वितीय शताब्दी ईसा पूर्व से द्वितीय शताब्दी ईसा पूर्व तक और उपमहाद्वीप के पश्चिमोत्तर और पश्चिम में शासन करने वाले मध्य एशियाई मूल के शासक शामिल थे। इसके अंतर्गत उनके सामाजिक उद्गम के बारे में अधिक जानकारी तो नहीं है, लेकिन जैसा कि हम सातवाहन शासकों के बारे में अध्ययन करते हैं तो यह पता चलता है कि एक बार सत्ता में आने के बाद उन्होंने ऊंचे सामाजिक अस्तित्व का दावा कई प्रकार से किया और उस समय जो कर प्रणाली थी और कर लेने की जो व्यवस्था थी उसको इन लोगों ने दूरी के जो व्यापार होते थे, जो व्यापार एक दूसरे से दूसरे जगह जाते थे, उनसे वो कर लिया करते थे। राजाओं के लिए उच्च स्थिति प्राप्त करने का एक साधन विभिन्न देवी देवताओं के साथ जुड़ना था। हर राजा किसी देवी या दुर्गा के साथ उनका जुड़ाव था। मध्य एशिया से लेकर पश्चिमोत्तर भारत तक शासन करने वाले कुषाण शासकों ने लगभग प्रथम शताब्दी ईसा पूर्व से प्रथम शताब्दी ईस्वी तक इस उपाय का सबसे अच्छा उदाहरण प्रस्तुत किया। कुषाण इतिहास की रचना अभिलेखों और साहित्य परंपरा के माध्यम से की गई है। किस चीज़ से की गई है? इसकी रचना अभिलेखों में की गई। साहित्यिक परंपरा जो रही है उससे देखने को मिलता है। इन सब माध्यमों से हमें उस समय की बातों को ज्ञात करते हैं। जिस प्रकार के राजधर्म को कुषाण शासकों ने प्रस्तुत करने की इच्छा की उसका सर्वोत्तम प्रमाण उनके सिक्कों और मूर्तियों से प्राप्त होता है। जो सिक्के मिले हैं हमें, जो मूर्तियां मिली है, उससे कुषाण शासकों को बारे में पता चलता है। उत्तर प्रदेश में मथुरा के पास माट के एक देव स्थान पर कुषाण शासकों को विशालकाय मूर्तियां लगाई गई थी।
अफगानिस्तान के एक देव स्थान पर भी इसी प्रकार की मूर्तियाँ मिलती है। किस प्रकार की? जिस प्रकार की मूर्ति मथुरा में है उसी प्रकार की मूर्ति अफगानिस्तान में भी पाई गई है। कुछ इतिहासकारों का मानना है कि इन मूर्तियों के जरिए कुषाण स्वयं को देवतुल्य प्रस्तुत करना चाहते थे। क्या? उन इतिहासकारों का मानना है कि मूर्तियों के जरिए कुषाण स्वयं अपने आप को देवता समझते थे। कई कुषाण शासकों ने अपने नाम के आगे देवपुत्र को उपाधि भी लगाई थी। संभवतः वे उन चीनी शासकों से प्रेरित हुए होंगे जो स्वयं को स्वर्गपुत्र भी कहते थे। 4वीं शताब्दी ईसा में गुप्त साम्राज्य सहित कई बड़े साम्राज्यों के साक्ष्य मिलते हैं। कब? 4वीं शताब्दी में। 1 ईसा पूर्व, 2 ईसा पूर्व, ये 4 ईसा पूर्व की बात है। 4 ईसा में गुप्त साम्राज्य सहित कई बड़े साम्राज्य साम्राज्यों का साक्ष्य मिलता है। इनमें से कई साम्राज्य सामंतों पर निर्भर थे। कई ऐसे साम्राज्य थे जो सामंतों द्वारा संचालित होता था। अपना निर्वहन स्थानीय संसाधन द्वारा ही करते थे। जो हमें उपलब्ध से संसाधन उसी में ये शासक अपने राजपाट को चलाया करते थे। वे शासक का आदर करते थे और उनकी सैनिक सहायता भी करते थे। जो सामान शक्तिशाली होते थे वे राजा भी बन जाते थे। जो बहुत शक्तिशाली और समृद्धशाली होता था वो राजा भी बन जाता था। जो राजा दुर्बल होते थे वे बड़े शासकों के अधीन आ जाते थे, उनके शरण में चले जाते थे। गुप्त शासकों का इतिहास साहित्य और सिक्कों और अभिलेखों की सहायता से लिखा गया है। क्या किया गया है? गुप्त शासन का जो भी विषय लिखा गया है इतिहास में वो उनके साहित्य और सिक्कों और उपलब्ध अभिलेखों के आधार पर लिखा गया है। साथ ही कवियों द्वारा अपने राजा या स्वामी की प्रशंसा में लिखी प्रस्तुतियाँ भी उपयोगी रही है। यद्यपि इतिहासकार इन रचनाओं के आधार पर ऐतिहासिक तथ्य निकालने का प्रयास करते हैं, लेकिन उनके रचयिता तथ्यात्मक विवरण की अपेक्षा उन्हें काव्यात्मक ग्रंथ मानते थे। उदाहरण के तौर पर इलाहाबाद स्तंभ अभिलेख के नाम से प्रसिद्ध प्रयाग प्रशस्ति की रचना हरिसेन, जो स्वयं गुप्त साम्राज्यों के संभवतः सबसे शक्तिशाली सम्राट समुद्रगुप्त के राज कवि थे, ने संस्कृत में की थी। अब आपको बता दें कि जो भी अभिलेख, जो भी बातें, जो भी परिस्थितियाँ उस समय की जो मिली हैं वो अभिलेखों द्वारा, ग्रंथों द्वारा, सिक्कों द्वारा, इन सब चीज़ों के द्वारा मिला है। धरती पर इसका कोई प्रतिद्वंदी नहीं था। क्या चीज़ का? प्रयाग प्रशस्ति का एक अंश है, उसमें था कि धरती पर इसका कोई प्रतिद्वंदी नहीं था। अनेक गुणों और शुभ कार्यों से संपन्न उन्होंने अपने पैर के तलवे में अन्य राजाओं के यश को मिटा दिया था। वे परमात्मा पुरुष साधु की समृद्धि और असाधु बुरे के विनाश के कारण है। वे अज्ञेय हैं। इसके कोयल हृदय को भक्ति और विषय से भी वश में किया जा सकता है। वे करुणा से भरे हुए हैं। वे अनेक सहस्त्र गायों के दाता हैं। उनके मस्तिष्क की दीक्षा दिन दुखियों, विरहणियों और पीड़ितों के उद्धार के लिए की गई है। वे मानवता के लिए दिव्यमान उदारता के प्रतिमूर्ति थे। वे देवी कुबेर, धन देव, वरुण समुद्र देव, इंद्र वर्षा के देवता और यम मृत्यु देव के तुल्य हैं। इन सब बातों का जिक्र किया। जो शक्तिशाली राजा थे उनको इसके तुल्य, देवी दुर्गाओं के तुल्य माना जाता था। आगे हम अन्य विषयों पर आप लोगों से बात करेंगे इसी के संदर्भ में। उस समय की क्या व्यवस्थाएं थी, वहाँ की खेतीबाड़ी की क्या व्यवस्थाएं थी, पशुपालन की क्या व्यवस्थाएं थी। आप सभी जानते हैं कि उस समय धीरे धीरे हमारे मानव का विकास हुआ और इन सब सभ्यताओं से निकलकर हम आज एक आधुनिक युग में प्रवेश कर चुके हैं।
और आज तो एक से एक टेक्नोलॉजी और एक से एक यंत्रों का उपयोग हो रहा है और आज एक प्रजातंत्र की स्थापना हमारे देश में है और इस लोकतंत्र के माध्यम से यहाँ का शासन चल रहा है। इन्हीं सब शब्दों के साथ मैं आज अपनी वाणी को विराम देता हूँ। अगले व्याख्यान में फिर आप लोगों से मिलने का अवसर मिलेगा। धन्यवाद।